हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं कैलाश एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले के बारे में। इसमें मुझे एक सर ने कमेंट किया था कि इस मामले में वीडियो बनाया जाए करके। वो सर जी का नाम है ताम्रध्वज पैंकरा जी। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कैलाश एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में पीड़िता अपने गांव में अपने पिता और अपने भाई जो विकलांग थी और उनकी एक बहन जो पागल थी उसके साथ वह निवास करती थी। चूँकि पीड़िता का एक लड़का विक्रम जो उच्च जाति का था, चूँकि पीड़िता एक अनुसूचित जनजाति की महिला है जो 25 वर्ष की थी और भील जनजाति को बिलोंग करती है। चूँकि पीड़िता का अवैध संबंध विक्रम नाम के व्यक्ति से था जो एक उच्च जाति का व्यक्ति था। चूँकि पीड़िता और विक्रम के बीच एक बेटी पैदा हुआ है और उसके बाद दूसरी बार भी पीड़िता गर्भवती हुई थी विक्रम से। अब विक्रम की शादी उनके परिवार वालों ने उनके ही जाति की किसी अन्य महिला के साथ तय कर दी थी। उसी समय पीड़िता के घर शाम 5 बजे 4 आरोपियों ने घुस गए। इसमें चारों आरोपी कैलाश, बालू, सुबाबाई और सुभाष चारों ने पीड़िता के घर में घुस गए और घुसने के बाद कैलाश, बालू ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। सुबाबाई ने उनका साड़ी और ब्लाउज फाड़ दिए और उनके चोली भी फाड़ दिए और आरोपी सुभाष ने उनका पेटीकोट उतार दिया और निर्वस्त्र कर दिया और गांव की सड़क पर उनकी निर्वस्त्र परेड करा दी, अर्थात उसे गांव की गली में बिना कपड़ा के घुमा दी और यहाँ तक कि उसे नग्न अवस्था में ही रोड में आरोपियों द्वारा पीटा गया और गाली भी दी गई। उसी दिन तालुका पुलिस स्टेशन में पीड़िता द्वारा 8:40 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद जांच उपरांत चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपियों के विरुद्ध 452, 354, 323, 506, 2 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया एवं SC/ST एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। चूँकि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आरोपियों को 1 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया था एवं SC/ST एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दोषी करार किया गया था। इस मामले के चारों आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच के आदेश और निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और माननीय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और सुधा मिश्रा की बेंच द्वारा इस अपील से इस बात का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारत में हमारे कितने लोग आदिवासी लोगों के साथ अर्थात जनजाति के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो भारत के मूल निवासियों के वंशज हैं। लेकिन अब हमारे 8% लोग हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि कुल जनसंख्या और एक समूह के रूप में भारत में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और कमज़ोर समुदायों में से एक हैं, जिसकी विशेषता उच्च स्तर की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी और भूमिहीनता है। चूँकि इस मामले में पीड़िता एक 25 वर्षीय युवती थी और भील जनजाति की थी, तो महाराष्ट्र में एक अनुसूचित जनजाति है। इसे आरोपी व्यक्ति ने लात घूंसों से मारा था और निर्वस्त्र कराकर उसकी परेड करवा दी थी और उनकी ब्लाउज फाड़ दी थी और उनके ब्लाउज के चोली फाड़ दिए और गांव की सड़क पर नंगा करके उसकी परेड करवा दी थी। इसमें चारों आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश अहमदनगर द्वारा
452, 354, 323, 506, 2 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें 1 वर्ष के कारावास और 100 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया था, जिसमें आरोपियों को SC/ST एक्ट के तहत 1 वर्ष के कारावास और 100 रुपये के जुर्माना से भी दोषी ठहराया गया था। चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलकर्ताओं को SC/ST एक्ट की धारा 3 के तहत आरोपियों को अपराध से बरी कर दिया था, लेकिन IPC की धारा के तहत आरोपियों को दोष सिद्धि की पुष्टि की गई और जुर्माना का जो दंड दिया था उस आदेश को रद्द कर दिया गया और प्रत्येक अपीलकर्ता को 5,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया, जो पीड़िता के लिए था। अभियोजन का मामला यह था कि पीड़िता अपने पिता और अपने विकलांग भाई और अपनी पागल बहन के साथ रहती थी। वह एक भील जनजाति की थी जो आदिवासी को बिलोंग करती है, जो अनुसूचित जनजाति की है। चूँकि पीड़िता का अवैध संबंध विक्रम से था, जो एक उच्च जाति का था, और दोनों के बीच एक बेटी पैदा हुए थे और दूसरी बार भी गर्भवती हुई थी, और विक्रम के परिवार वालों ने विक्रम की शादी अपने ही जाति की अन्य महिला से विवाह तय कर दिया था। उसी दिन शाम 5 बजे पीड़िता अपने घर पर थी तो चारों आरोपियों ने उनके और घर पर घुस गए और पीड़िता को पूछा कि तुम्हारा विक्रम के साथ अवैध संबंध क्यों है कहकर चारों आरोपियों ने लात घूंसों से मारना चालू कर दिया और आरोपी कैलाश और बालू ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुबाबाई ने उसका ब्लाउज और चोली फाड़ दिए और उनके साड़ी भी फाड़ दिए और सुभाष ने उसकी पेटीकोट उतार दिए और उसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में नंगा घुमा दी और पीट कर उसे गालियां भी दे रहे थे। जैसा कि हमने ऊपर बता चुके हैं कि आरोपियों के विरुद्ध IPC की धारा के तहत दोष सिद्धि को उचित ठहराया था, लेकिन SC/ST की धारा 3 के तहत जो सजा दी गई थी उसे अति तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया गया था। चूंकि जांच एक पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही थी, पुलिस उप अधीक्षक द्वारा जांच नहीं किया गया था। चूंकि पीड़िता ने अनुसूचित जनजाति की प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की थी, इसलिए SC/ST की धारा 3 के तहत जो सजा दी गई थी उसे रद्द कर दिया गया था। परंतु उच्च न्यायालय के उस फैसले के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई थी, इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे हैं। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि IPC के प्रावधानों के तहत जो दोषी ठहराया गया था और उन पर जुर्माना लगाने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कोई हस्तक्षेप करने का कारण नहीं दिख रहा और उसने कहा कि हमें लगता है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए वाक्य बहुत हल्का है। इसमें आगे माननीय न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू जी कहते हैं कि पीड़िता PW4 के स्वयं साक्षी हैं और उसे अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है और इस मामले के कई गवाह मुकर गए हैं, लेकिन हम पीड़िता के बयान पर अविश्वास नहीं कर सकते हैं। और चूंकि इस मामले में विक्रम ने पीड़िता का कुछ हद तक समर्थन भी किया है और विक्रम ने पीड़िता के साथ अवैध संबंध को स्वीकार भी किया था और उसकी एक बेटी भी हुई है और दूसरी बार गर्भवती भी हुई थी, इसे भी विक्रम ने स्वीकार किया है। भले ही उन्होंने वास्तविक घटना का समर्थन नहीं किया है, लेकिन हमारा मानना है कि कम से कम उनके द्वारा स्वीकार किए गए बिंदुओं पर विक्रम के साक्ष्य पीड़िता के साक्ष्य की पुष्टि करते हैं। इस मामले में अगला गवाह नरेंद्र कलामकल ने मौके पर पंचनामा परीक्षा को साबित किया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता नंदाबाई के घर के सामने पंचनामा बनाया गया था। पंचनामा के समय नंदाबाई के साथ पुलिस भी थी और उन्होंने अगली गवाह शंकर पवार की दुकान के सामने अपने घर से लेकर जगह तक का पूरा इलाका दिखाया था। पुलिस ने नंदाबाई द्वारा निर्मित फटे हुए कपड़ों को जब्त किया था और घर के सामने चूड़ियों के टुकड़े भी पड़े थे, उसे भी जब्त किया था। इसलिए नरेंद्र कलामकर पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
इसलिए माननीय न्यायमूर्ति जी अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आरोपी व्यक्ति गांव में शक्तिशाली हैं, क्योंकि सभी प्रत्यक्षदर्शी गवाह डर या किसी प्रलोभन से मुकर गए हैं। इसमें डॉक्टर अशोक इंगली ने चिकित्सा प्रमाण पत्र साबित किया था और कहा कि पीड़िता पर दो विरोधाभास थे, क्योंकि दिन के उजाले में गांव की सड़क पर एक आदिवासी महिला की परेड शर्मनाक, चौंकाने वाली और अपमानजनक है। पीड़िता नंदाबाई के अपमान ने कठोर सजा की मांग की। इसलिए हमें आश्चर्य है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सजा को बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर क्यों नहीं की। अपीलकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि भील समुदाय के लोग फटे कपड़ों में रहते हैं, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए उचित कपड़े नहीं होते हैं। यह तो इसमें माननीय न्यायमूर्ति जी कहते हैं कि यह खुद उन आरोपियों की मानसिकता को दर्शाता है जो आदिवासी लोगों को हीन या उपमानव कहते हैं। आधुनिक भारत में यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। आगे माननीय न्यायमूर्ति जी कहते हैं कि भील भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में रहते हैं। वे ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं और अन्य समुदायों के उत्पीड़न और अत्याचार के बावजूद भी कई आदिवासी अपने रीति रिवाजों को संरक्षित करने में कामयाब रहते हैं। माननीय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने आगे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों की विश्व निर्देशिका भारत आदिवासी लेख में कहा गया है कि 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भीलों को बेरहमी से सताया गया था। यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता था और भील पाया जाता था तो उसे अक्सर मौके पर ही मार दिया जाता था। ऐतिहासिक विवरण हमें पूरे भील समुदायों के मारे जाने और मिटाए जाने के बारे में बताते हैं। इसलिए भील पहाड़ियों और जंगलों के गढ़ों में पीछे हट गए। इस प्रकार भील भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज हैं, जिन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में भारत की आबादी का लगभग 8% हिस्सा है। भारत की बाकी 92% आबादी अप्रवासियों के वंशजों की है। इस प्रकार भारत मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका जैसे अप्रवासियों का देश है। हम इस पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं। भारत मोटे तौर पर अप्रवासियों का देश है, जबकि उत्तरी अमेरिका, USA और कनाडा नए अप्रवासियों का देश है, जो मुख्य रूप से पिछली 4 या 5 शताब्दियों में यूरोप से आए हैं। भारत पुराने अप्रवासियों का देश है, जिसमें पिछले 10,000 वर्षों में लोग आते रहे हैं। यह ऐसा संभवतः आज भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग अप्रवासियों के वंशज हैं, जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम से और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए हैं। चूँकि यह हमारे देश की समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसमें कुछ विस्तार से जाना आवश्यक है। लोग असहज क्षेत्रों से आरामदेह क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई आराम से रहना चाहता है। आधुनिक उद्योग के आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे और भारत इनके लिए एक स्वर्ग था, क्योंकि कृषि के लिए समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए भरपूर पानी आदि की आवश्यकता होती है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में थी। भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को अफगानिस्तान क्यों जाना चाहिए? जैसे कि एक कठोर भूभाग, चट्टानी और पहाड़ी और साल में कई महीनों तक बर्फ से ढका हुआ, जब कोई फसल नहीं उगा सकता। इसलिए लगभग सभी अप्रवासी और आक्रमण भारत में बाहर से आए उन भारतीयों को छोड़कर जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में बाहर भेजा गया था, और हाल ही में कुछ मिलियन भारतीयों का रोजगार के अवसरों के लिए विकसित देशों में प्रवास। भारत से भारत के बाहर आक्रमण का शायद एक भी उदाहरण नहीं
है। भारत देहाती और कृषि समाजों के लिए एक वास्तविक स्वर्ग था, क्योंकि इसमें समतल और उपजाऊ भूमि, सैकड़ों नदियाँ, जंगल आदि हैं और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हैं। इसलिए हजारों वर्षों तक लोग भारत में आते रहे, क्योंकि उन्हें यहाँ एक ऐसे देश में एक आरामदायक जीवन मिला जो प्रकृति द्वारा उपहार में दिया गया था। जैसा कि महान उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी ने लिखा है, सर जमीन ए हिंद पर इक़वाम ए आलम की फिराक, कफिल गुजरे गाए हिंदुस्तान बन गया। मतलब हिंद की भूमि में दुनिया के लोगों के करवा आते रहे और भारत बनता रहा। भारत के मूल निवासी कौन थे? एक समय में यह माना जाता था कि द्रविड़ मूल निवासी थे। हालांकि इस दृष्टिकोण को बाद में काफ़ी संशोधित किया गया है और अब आमतौर पर स्वीकृत मान्यता यह है कि भारत के मूल निवासी पूर्व द्रविड़ियन आदिवासी थे, यानी वर्तमान जनजातियों या आदिवासियों के पूर्वज थे। इस संबंध कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड फर्स्ट प्राचीन भारत में इस प्रकार कहा गया है। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि जब द्रविड़ियन शब्द का प्रयोग नृवंश विज्ञान के रूप में किया जाता है तो यह एक सुविधाजनक लेबल से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि द्रविड़ भाषाओं के बोलने वाले आदिवासी हैं। दक्षिणी भारत में, जैसा कि उत्तर में पहाड़ियों और जंगलों की अधिक आदिम जनजातियों और उपजाऊ इलाकों के सभ्य निवासियों के बीच सामान्य अंतर मौजूद हैं, और कुछ नृविज्ञानियों का मानना है कि अंतर नस्ली है और न केवल संस्कृति का परिणाम है। श्री थर्स्टन के लिए उदाहरण कहते हैं, यह पूर्व द्रविड़ियन आदिवासी हैं, न कि बाद के और अधिक सुसंस्कृत द्रविड़, जिन्हें आदिम मौजूदा जाति के रूप में माना जाना चाहिए। ये पूर्व द्रविड़ियन द्रविड़ वर्गों से अलग है। उनके छोटे कद और चौड़ी नाक इस विश्वास के लिए मजबूत आधार हैं कि पूर्व द्रविड़ियन जाति रूप से सिलोन के वेदों, सेलेब्स के ताल, सुमात्रा के बातिन और संभवतः ऑस्ट्रेलियाई से संबंधित है। तब यह संभव प्रतीत होता है कि द्रविड़ भाषाओं के मूल वक्ता बाहरी थे और यह कि नृवंश विज्ञान संबंधी द्रविड़ एक मिश्रित नस्ल है। अधिक रहने योग्य क्षेत्रों में दो तत्व आपस में जुड़ गए हैं, जबकि आदिवासियों के प्रतिनिधि अभी भी तेजी अर्थात पहाड़ियों और जंगलों में है, जहां वे नए लोगों के अतिक्रमण से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इन आदिवासियों ने लंबे समय में अपनी प्राचीन भाषाओं को खो दिया है और अपने विजेताओं की भाषाओं को अपना लिया। भाषाई परिवर्तन की प्रक्रिया जो अभी भी भारत के अन्य हिस्सों में देखी जा सकती है, ऐसा लगता है कि अन्य जगहों की तुलना में दक्षिण में अधिक पूरी तरह से किया गया है। यह सिद्धांत कि द्रविड़ तत्व सबसे प्राचीन है, जिसे हम उत्तरी भारत की आबादी में खोज सकते हैं, को भी अब हम मुंडा भाषाओं, आस्टिक परिवार के भारतीय प्रतिनिधियों और मिश्रित भाषाओं के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसके द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें उनके प्रभाव का पता लगाया गया है। दोस्तों, आगे देखिए भाग 2। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।